हम लोगों ने दो चीज़ें देख ली। पहला निगेटिव लिस्ट, दूसरा एग्जेम्पशंस। जो अब हम लोग आज देखेंगे दैट इज़ द पार्ट ऑफ द सर्विस टैक्स प्रोसीजर। सर आखिर सर्विस टैक्स प्रोसीजर में आप क्या बताएंगे? हम आपको सर्विस टैक्स प्रोसीजर में रजिस्ट्रेशन बताएंगे। किनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है और कैसे कराना होता है, ये सारा प्रोसीजर हम लोग देखेंगे। ठीक, रजिस्ट्रेशन में हम लोग पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स की बात करेंगे। सर्विस टैक्स का पेमेंट कैसे होता है, कैलकुलेशन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेशन और वैल्यूएशन। हम लोग जो सर्विस टैक्स का अमाउंट होता है उसका कैलकुलेशन जो निकल करके आता है उसका अमाउंट पे ऑफ कैसे करेंगे। और तीसरी जो डिस्कशन करेंगे दैट इज योर रिटर्न्स ऑफ सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स का रिटर्न्स कैसे फाइल किया जाता है। सबसे पहला टॉपिक क्या है? रजिस्ट्रेशन। हर एक एसएससी, हर एक बंदा जिसकी सर्विसेज टैक्सेबल हो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है इस बिजनेस के स्टार्ट होने के 30 दिन के अंदर, या टैक्सेबल सर्विस को देने के 30 दिन के अंदर। कहा गया कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन जो 10 लाख रुपए तक की सर्विसेज देता है, सुन लो, थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख है। कितनी है? अगर किसी पर्सन की ग्रॉस रिसीट 10 लाख तक है उसको सर्विस टैक्स नहीं देने का। अगर मेरी सर्विसेज 11-12 में 8 लाख रुपए थी, मुझे न तो रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है और ना मैं सर्विस टैक्स कलेक्ट करने का काम करूंगा। अगर मेरी सर्विसेज 12-13 में 9,50,000 हो गई, चलो, तो कहा गया जैसे ही ये लिमिट 9 लाख को टच करेगी, ये पक्की बात है, कभी भी अब ये 10 लाख हो सकता है। जैसे ही मेरी लिमिट 9 लाख को टच करेगी कलेक्शन में, आई हैव टू अप्लाई फॉर टू गेट द रजिस्ट्रेशन अंडर द सर्विस टैक्स। मुझे सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। भले ही मेरी लिमिट 10 लाख तक नहीं पहुंची, जैसे ही मैं 9 लाख की लिमिट को टच करूंगा, मुझे सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सर्विस टैक्स न तो मुझे कलेक्ट करना है, न तो अभी गवर्नमेंट को पे ऑफ करना है। 9 लाख रुपए तक लिमिट बांधी गई है कि आफ्टर टचिंग द लिमिट ऑफ ₹9 lakhs, SSC has to applied for to get the registration under the service tax. Clear? बोलो, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा किसके ऊपर? 9 लाख प्लस। जैसे ही आप 9 लाख की लिमिट को टच करते हो, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लेकिन सर्विस टैक्स आप तब कलेक्ट करना स्टार्ट करोगे जब आपका कलेक्शन 10 लाख के ऊपर चला जाए। तीसरे साल मेरा कलेक्शन चला गया 15 लाख। न तो मुझे इस साल कोई रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत थी, न तो सर्विस टैक्स कलेक्शन की कोई ज़रूरत थी। बात समझना। इस साल मुझे
कोई कलेक्शन की ज़रूरत नहीं थी और ना पेमेंट करने की, लेकिन हाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ गया। अगले साल भी कितने की माफ़ी मिल जाएगी? 10 लाख रुपए की माफ़ी मिल जाएगी और आपको केवल 5 लाख पर टैक्स देने की ज़रूरत है। कितने पर? 5 लाख पर। उसके नेक्स्ट ईयर में आपकी सर्विस हो गई टोटल 9 लाख, चलो 8 लाख। क्या सर्विस टैक्स देने की ज़रूरत है? आपका जवाब आएगा ना, ऐसा नहीं है। दिमाग से ये भूत निकालो। ये केवल लिमिट 1 साल के लिए अप्लाई होती है, जिस साल आपकी लिमिट 10 लाख को क्रॉस की, क्योंकि यहां तक तो आपको भी नहीं मालूम था कि 10 लाख को क्रॉस कर भी पाएंगे या नहीं। जैसे ही आपने 10 लाख रुपए की लिमिट को क्रॉस किया, आपसे सर्विस टैक्स वसूला जाएगा रेस्ट 5 लाख पर। अगले साल आपको पहले रुपए से सर्विस टैक्स कलेक्ट और पे ऑफ करना है। अगले साल से आपको पहले रुपए से सर्विस टैक्स कलेक्ट एंड पे करना है, यानी कि 8 लाख पर पूरा टैक्स लगेगा। अगर आपको लगता है फ्यूचर में आपकी लिमिट अब 10 के नीचे ही रहेगी, तो आप अपना सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसिल करवा सकते हैं। बोलो, नहीं समझ में आई? लेकिन 8 लाख पर तो सर्विस टैक्स देना बनता है। क्लियर? सर जी ये चीज समझ में खुद ही कराया आगे। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की। हु आर लायबल टू गेट द रजिस्ट्रेशन? फर्स्ट सुन लें, every person liable to pay service tax is required to register himself under the service tax एक्ट। मैं नहीं बोल रहा, मैंने कभी एक्ट नाम नहीं लिया, याद रखना। सर्विस टैक्स में उस बंदे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कोई बंदा जो सर्विस टैक्स रिस्पॉन्सिबल है पे करने के लिए, उसको सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। साथ ही साथ किसी ऐसे बंदे को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाता है मजबूरी में, जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो। सर ये क्या भला है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम इसको बिल्कुल आज की डेट में इसको बिल्कुल कंसीडर नहीं करने जा रहे कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता क्या है। हम न तो आज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की बात करेंगे और न तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये दोनों बातें करेंगे। ढंग से सुनो, मैंने 2 चीज़ें हटाई। न तो मैं आज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की बात करने जा रहा हूँ और न तो मैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करने जा रहा हूँ। मैं भी बता देता हूँ रिवर्स चार्ज होता क्या और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे। फिलहाल कोई भी ऐसा बंदा जिसकी सर्विसेज सर्विस टैक्स के दायरे में आती हैं एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द सर्विस टैक्स, दे आर रिक्वायर्ड टू गेट देमसेल्व्स अंडर द रजिस्ट्रेशन अंडर द सर्विस टैक्स। क्लियर? सेकंड, एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कोई भी ऐसा बंदा पर्सन जो सर्विसेज देता है और उसको 9 लाख के ऊपर अगर उसकी सर्विसेज टच कर जाए, क्लियर है, उसको भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। क्लियर हुआ? मैं ST1 में मैं एक फॉर्म भरूंगा, ST1, जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन टू गेट रजिस्ट्रेशन। हम ST1 फॉर्मेट में एक फॉर्म भरेंगे। ST का मतलब सर्विस टैक्स, समझ में वैसे ही आ रहा होगा। ST1 में हम एक फॉर्म होता है, उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे और भेज देंगे सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए। क्लियर? कितने दिनों के अंदर? या तो बिजनेस कमेंसमेंट के 30 दिन के अंदर या सर्विस टैक्स में के दायरे में आने के 30 दिनों के अंदर, जब मैंने पहली बार सर्विस टैक्स वाली सर्विसेज दी, यानी 9 लाख 10 लाख के ऊपर वाली। क्लियर? तो कहा गया
Application for registration is to be made by every person liable for paying the service tax in form ST1, okay, within 30 days from the date on which service tax is levied or within 30 days from the date of commencement of business, whichever is later, जो दोनों में से बाद में हो, जो दोनों में से। चलो सर जी ये तो बात समझ में आ गई कि मेरी पहले रुपए से सर्विस टैक्स लगता है, तो बिजनेस स्टार्ट होने के बाद 30 दिनों के अंदर 9 लाख तक माफ है, 10 लाख तक माफ है, तो 10 लाख के ऊपर देने के 30 दिनों के अंदर मुझे सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ये फॉर्म जमा करना पड़ेगा। क्या यही फॉर्म जमा करना पड़ेगा? इस फॉर्म के साथ हमें अपना पैन नंबर एसोसिएट करना पड़ेगा। ये कहीं नहीं लिखा कि अगर आपको सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो पैन नंबर का होना जरूरी है। पैन मतलब नंबर, एन का मतलब नंबर ऑटोमेटिक होता है, मैंने 2 बार पैन नंबर लिख दिया, ठीक है ना। एन का मतलब नंबर ही होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन होना जरूरी है, क्या पैन होना, परमानेंट अकाउंट नंबर होना चाहिए, कहीं नहीं लिखा सर्विस टैक्स में। लेकिन बिना पैन के आपका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब पैन होना जरूरी है। चलो ये वो डॉक्यूमेंट है जो इनक्लोज करके भेजना रहता है। पैन नंबर होना जरूरी है, क्यों? क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो अल्फा न्यूमेरिक कोड में मिलेगा। और ये 15 डिजिट का होता है। शुरू के 10 डिजिट तो ये पैन नंबर के ही होते हैं, सेम कॉपी। अगर आपको डिपार्टमेंट सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर ना दे तो डरने की कोई बात नहीं। आप इतने होशियार हैं कि आप अपना सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर खुद बना सकते हैं। बना दे, 10 डिजिट का पैन नंबर ले लो, उसमें 2 डिजिट एसटी जोड़ दो, तो 10 और 2 कितना बचे, कितने डिजिट। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं किसी प्रीमाइसेस का तो 001, दूसरी प्रीमाइसेस का तो 002, तीसरी प्रीमाइसेस का 003। पक्की बात है ना। तो जितने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कराते जाएंगे आप उसमें ऐड करते हो क्या। नहीं समझ में आई बात? हम ST1 फॉर्म सबमिट करेंगे along with the attachment of PAN, ID proof, सॉरी एड्रेस प्रूफ, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशंस। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो डीड जमा करेंगे, कंपनी है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आप खुद नहीं प्रेजेंट हो रहे, किसी को अधिकार दे रहे हैं कि जाओ मेरी ओर से रजिस्ट्रेशन नंबर ले आओ, तो क्या बिना पावर ऑफ अटॉर्नी के ये पॉसिबल है? नहीं, नहीं ना। हमें ये अटैचमेंट देने पड़ते हैं। कॉपी ऑफ पैन, प्रूफ ऑफ रेजिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एप्लीकेंट एंड पावर ऑफ अटॉर्नी, ये हमें देने पड़ते हैं। और ये डिटेल, ये डेटा हमको इसके एप्लीकेशन के देने के 15 दिन के अंदर देने पड़ेंगे। साथ में दे दो तो वेल एंड गुड, नहीं दे पाए तो 15 दिन के अंदर तो आप सबमिट कर ही देंगे। अगर आप 15 दिन के अंदर इनको सबमिट नहीं कर पाते हैं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बोलो, पक्की बात है। मेरा काम हो गया, मैंने
ST1 में एप्लीकेशन दी और उसके साथ ये अटैचमेंट लगा दिए। अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ कि आएगा सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। कौन सी पिक्चर है? करण अर्जुन, क्या था उसमें डायलॉग? आएंगे करण अर्जुन आएंगे, कुछ ऐसा ही तो था। तो आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, इंतजार करते रह गए। हम सरकार को टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन सरकारी ऑफिसर्स हैं कि मानते ही नहीं। क्या? तो हम, अगर हमको नेक्स्ट 7 डेज में, वर्किंग डेज में, ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है तो हम मान लेंगे कि हमको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। और हम तो तेज हैं ही, हम इसी नंबर को कोट करके अपना सर्विस टैक्स रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। 7 दिन इसलिए दिया गया है सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट को। ये जो एप्लीकेशन हम देते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज, बोलो नहीं, हमने लास्ट टाइम तुम लोग को ये बता दिया है कि सर्विस टैक्स का अपना कोई डिपार्टमेंट नहीं है, और ये जो काम करता है ये एक्साइज डिपार्टमेंट के थ्रू करता है। किसके थ्रू करता है? बोलो। तो हम एप्लीकेशन देंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज के पास। ये चीज़ याद रखना, हो सकता है एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है ट्रू फॉल्स या इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, तो यहाँ पर बच्चा फंस जाएगा कि सुपरिटेंडेंट ऑफ सर्विस टैक्स होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज थोड़ी होगा। मैंने तुम लोग को पहले ही बताया कि अभी भी सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, सारे के सारे काम एक्साइज डिपार्टमेंट करता है, CBEC के अंडर में कंट्रोल हो रहा है। क्लियर है? तो हम लोग सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज के पास, जिसका जुरिस्डिक्शन होगा उसके पास हम एप्लीकेशन दाखिल करेंगे। क्लियर? बोलो भाई। 7 दिनों के अंदर इसलिए मौका दिया जाता है उस एक्साइज डिपार्टमेंट को कि वो इसका KYC कर सके। KYC मतलब नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर, कि जिसने अप्लाई किया है वो बंदा है कि नहीं, वो प्रीमाइसेस मौजूद है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि नए नए नामों के साथ आप फ्रॉड तरीके से सर्विस टैक्स नंबर ले लें। हम कहाँ तक खोजते फिरेंगे आपको? तो पहले खोज ही लेते हैं कि प्रॉपर बिल्डिंग मौजूद है या नहीं। 7 दिन का मौका दिया जाता है इंस्पेक्शन के लिए। अगर 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है तो 8वें दिन से आप मान सकते हैं दैट यू हैव बीन अलॉटेड दिस सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। अल्फा न्यूमेरिक कोड, अल्फा यानी अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक यानी जो न्यूमेरिक कोड्स हैं, दोनों का मिक्सचर होता है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। जो सर्टिफिकेट हमको मिलेगा दैट इज टू बी ग्रांटेड इन ST2 फॉर्म। किस फॉर्म में? ST2 फॉर्म में हमको सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाएगा। किस फॉर्म में? ST1 में हमने अप्लाई किया था और ST2 में हमें सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाएगा। इसके बाद हम जो रिटर्न सबमिट करेंगे वो ST3 फॉर्मेट में सबमिट करेंगे। जो रिटर्न्स सबमिट करेंगे वो हम ST3 फॉर्मेट में सबमिट करेंगे। पक्की बात है? यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। कहीं भी दिक्कत हो तो बोलो। अच्छा, अब जो सुनते जाना, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज आते हैं, बोलो। रजिस्ट्रेशन हमेशा प्रीमाइसेस वाइज होता है। अगर मैं 4 अलग अलग प्रीमाइसेस से सर्विसेज दे रहा हूं
then I have to get 4 different registration numbers. बोलो, अगर मैं 4 जगहों से सर्विसेज दे रहा हूं तो मुझे 4 रजिस्ट्रेशन नंबर लेने पड़ेंगे प्रीमाइसेस वाइज। प्रॉब्लम ये आई, जो 10 लाख का कैलकुलेशन होता है सबको जोड़ करके देखेंगे या अलग अलग? अलग अलग। फ्रॉड करने का तरीका बहुत अच्छा है, फिर 10 प्रीमाइसेस खोल लो, सरकार को ठेंगा दिखाओ। जब टैक्स देने की बात आएगी तो चारों प्रीमाइसेस का कलेक्शन जोड़ करके देखेंगे। पूछो ना पूछो क्यों? अच्छा पूछ लिए। वो इसलिए कि हर एक बंदे का अपना एक सर्किल होता है, मतलब ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट है ही नहीं, एक्साइज डिपार्टमेंट की बात, उनका एक सर्किल होता है, रेंज होता है, उस दायरे में आने वाले एसएससीज पर नज़र रखना। पक्की बात है, हाँ या ना? अब एक बंदा यहाँ का, एक दूसरा, उसने ऑफिस ले ली दिल्ली में, एक ले ली कानपुर में। अब 3 डिफरेंट ऑफिसर्स, कैसे मैच कराओगे? आप तो फ्रॉड करते चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। ठीक, हम आपकी जब भी 10 लाख की बात करेंगे सारे प्रीमाइसेस का कलेक्शन करके देखेंगे, न कि एक एक प्रीमाइसेस का। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सारे प्रीमाइसेस के लिए अलग अलग लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कहते हो कि हमको सबका रजिस्ट्रेशन नंबर एक चाहिए, तो उसके लिए एक शर्त है कि आपके बिजनेस में अगर सेंट्रलाइज्ड बिलिंग सिस्टम है। कौन सा सिस्टम? सेंट्रलाइज्ड बिलिंग सिस्टम। कानपुर में कोई सर्विस देंगे, बिल निकलेगा दिल्ली में। दिल्ली में कोई सर्विस देंगे, बिल निकलेगा दिल्ली में। अगर सेंट्रलाइज्ड बिलिंग सिस्टम है, अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं जामनगर गुजरात में और वहाँ की सर्विस को जैसे ही दे रहे हैं, बिल निकलेगा दिल्ली में, तो हमें केवल दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराने की परमिशन है। या तो हम पूरी अकाउंटिंग एक जगह रखें या बिलिंग सिस्टम हम अपना एक जगह रखें, तो ही हमें सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन के लिए परमिशन दी जा सकती है। तो सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन की परमिशन केवल इन 2 तरीकों में है, सेंट्रलाइज्ड बिलिंग सिस्टम या फिर सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। सेंट्रलाइज्ड बिलिंग सिस्टम या फिर सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, तभी हमको सिंगल रजिस्ट्रेशन की परमिशन मिल सकती है। हम कई सर्विसेज देते हैं अलग अलग। हम पढ़ाने का भी काम करते हैं, हम शादी कराने का भी काम करते हैं, हम कमीशन लेने का भी काम करते हैं। बताओ, क्या इन सारी सर्विसेज के लिए एक रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है या कई रजिस्ट्रेशन नंबर्स की ज़रूरत है? मान लो एक, मैंने बोल दिया एक, मान लो मैंने शुरुआत में केवल पढ़ाने का काम किया और मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय लिख दिया एजुकेशनल सर्विसेज, ठीक है ना। बाद में मैंने कमीशन का भी बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो कहा गया आपको केवल इंफॉर्मेशन देनी है लेटर के थ्रू सर्विस टैक्स के पास, मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट के पास, कि आपने क्या काम स्टार्ट किया है, कमीशन का भी काम स्टार्ट किया है, दैट्स इट। आप कमीशन का काम कर सकते हो, आपको अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लेना, लेकिन जब से आपको ये काम करना स्टार्ट किया उसके 30 दिनों के अंदर ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर। अच्छा, आपके ऑफिस का एड्रेस चेंज हुआ है या कोई और चेंजेस आए हैं, तो आप 30 दिनों के अंदर आप अपना चेंज करवा सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को, सुनो ना,
मिस्टर एक्स ने बिजनेस के लिए सर्टिफिकेट लिया था ST2 में, इसकी हो गई डेथ और इसका बेटा मिस्टर वाई ने संभाला इसका बिजनेस, तो क्या अब उसको नए रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी? क्यों? क्योंकि सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर पैन बेस्ड होता है। जब इसका पैन दूसरा था तो इसका पैन भी दूसरा होगा, वो यूनिक नंबर होता है। तो अब जो बंदा संभालेगा उसको नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा और इसका कैंसिल करवाना पड़ेगा। उसी पैन नंबर के बेसिस के या उसी सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप काम आगे नहीं कर सकते। रीज़न समझ में आया? हम बिजनेस ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक बंदे से दूसरे बंदे को, तो भी हमें नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर हम अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो हमें अपना सर्टिफिकेट सरेंडर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सरेंडर करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो भाई। हम लोगों ने पूरी कहानी देख ली किसकी? रजिस्ट्रेशन। हटा दें। अब हम बात करेंगे कंटेंट ऑफ इनवॉइस या चालान। जो आपने हमसे सर्विसेज मांगी, हमने आपको सर्विसेज दी, आपसे फीस ली, उसके अगेंस्ट हमने आपको एक चालान या इनवॉइस इशू किया। क्लियर? उस इनवॉइस में क्या क्या कंटेंट होते हैं जरा ढंग से देखो। ऊपर लिखा रहेगा इनवॉइस। क्या लिखा रहेगा? इनवॉइस। यहाँ लिखा रहेगा सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, 15 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड। बोलो। 2 किसको सर्विसेज दे रहे हैं, और यहाँ अपने बिजनेस का नाम और उसका एड्रेस ऊपर लिखा रहता है ना। हाँ, इसके बाद पर्टिकुलर कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं और उसके लिए हम कितना चार्ज कर रहे हैं, और यहाँ लिख देते हैं E&OE, भूल चूक लेनी देनी तो कॉमन है। क्या मतलब होता है E&OE का? इंग्लिश में क्या मतलब होता है? एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड। E&OE का मतलब होता है तुषार नहीं, तुषार कपूर नहीं, ई करता है वो नहीं। E&OE का मतलब है एरर एंड ओमिशन एक्सपेक्टेड। ठीक है ना? तो जो टोटल आएगा उस पर आप सर्विस टैक्स चार्ज कर लेंगे, ग्रॉस अमाउंट रिकवर कर लेंगे। क्लियर हुआ? तो कंटेंट समझ में आया? ऊपर लिखेंगे इनवॉइस, और ये सीरियल नंबर्ड होना चाहिए, प्री प्रिंटेड सीरियल नंबर। ये नहीं अपने हाथ से छापो, आज 5 नंबर तो कल 2 नंबर, ऐसे नहीं। तो कंटेंट होना चाहिए, प्री प्रिंटेड सीरियल नंबर होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ छूट दी गई है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, बैंकिंग कंपनियों को। किसको अरे चालान नंबर या इनवॉइस इशू करता फिरेगा बैंक? कोई 100 रुपये निकाल रहा है ATM से, कोई 1000 रुपये निकाल रहा है, कोई कैश, कोई बैंक में जा कर के निकाल रहा है, कोई ट्रांसफ़र करवा ले रहा है। किसको शिपिंग देनी है, मतलब कौन एक्चुअल में बेनिफिशियरी है, मतलब कौन एक्चुअल में पैसा ले रहा है और एक्चुअल में किसके हाथ में जा रहा है, नोबडी नोज। हाँ या ना? तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में ये बहुत ही लोचा हो जाएगा। वहाँ पर उनको ये रिलैक्सेशन दी गई है। कौन सा रिलैक्सेशन? ये थोड़ी पैसा ना दो, इनवॉइस ना रेज करो। इनवॉइस या चालान रेज करो, नाम वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। In case the service provider is a goods transport agency, invoice, bill, a challan shall include a document containing the detail of the consignment, note, number and date, gross weight of the consignment, other details. Document issued by goods transport agency need not necessarily be nomenclatured as challan.
क्लियर? जब आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास जाते हो, अपना सामान बुक करवाते हो, तो वहाँ पर भी इस चीज़ की रिलैक्सेशन दी गई है कि आप कंटेंट को अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बस में बैठे, बस वाले कंडक्टर भाई साहब ने कहा टिकट कटाओ, नाम क्या है, पता क्या है, कहाँ जाना है, कब तक रहना है, अरे भैया क्या मतलब है, वो तुरंत मशीन से अपना टिकट काटता है और हाथ में पकड़ा देता है, ठीक है ना। वहाँ भी हम लोग को रिलैक्सेशन मिलती है। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग कंपनियों के केस में हमें नहीं इतने रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है कंटेंट की। इनवॉइस नॉट रिक्वायर्ड इन अ केस वेयर पेमेंट अप टू ₹1000 रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ द इनवॉइस्ड अमाउंट। हमने आपके ऊपर बिल बनाया 10,000, आपने हमें दे दिया 11,000, तो उस 1,000 से अलग इनवॉइस इशू करने की छूट दी गई। मींस अलग इनवॉइस इशू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस 1,000 को आप बिना इनवॉइस के भी अपने पास रख सकते हैं। Wherever the provider of taxable services receives an amount of ₹1,000 in excess of the amount indicated in the invoice and the provider of taxable services has opted to determine the point of taxation based on falana and dhimaka, no invoice is to be issued to such extent। उस 1,000 तक के रुपए के लिए अलग से इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन हम लोग को अभी देखना बाकी है। टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ इनवॉइस और चालान मालूम है, बता चुके हैं, 30 दिन। कितने दिन? Such an invoice has to be issued within 30 days from the date of the completion of such taxable service or receipt of any payment towards the value of such taxable services, whichever is earlier। जैसे ही मैंने आपको सर्विस दी, उसके 30 दिन के अंदर, सुनना ढंग से, मैंने आज आपको सर्विस दी, आज कौन सी तारीख है? 14th, और आज के बाद 1 महीने के अंदर, आज मैंने आपको सर्विसेज कंप्लीट की 14th, और 14th के बाद नेक्स्ट 14 के पहले, यानी 30 दिनों के अंदर मुझे इनवॉइस इशू कर देनी है, या फिर पेमेंट, जो दोनों में से पहले हो। यानी किसी भी कीमत पर 30 दिन के अंदर मुझे इनवॉइस इशू कर देनी है, भले ही मुझे आपसे पैसा मिला या नहीं मिला, लेकिन मुझे इनवॉइस 30 दिनों के अंदर इशू कर देनी है। हमने आज इनवॉइस इशू की, हमने आज सर्विस कंप्लीट की, आपने कल पेमेंट कर दिया, इनवॉइस हम 10 दिन बाद इशू करेंगे। पेमेंट हो गया ना? हो गया ना? हो गया ना? उसी के लिए लिखा है इशू ऑफ इनवॉइस। हमने आपसे पेमेंट ले लिया, सर्विस अभी दी नहीं है, हमने आपसे पेमेंट ले लिया, सर्विस नहीं दी, इनवॉइस इशू करो 30 दिनों के अंदर। पैसा ले लिया भाई मैंने, अब मैं उसमें से गवर्नमेंट को दूंगा टैक्स, बोलो। लेकिन अगर मैंने इनवॉइस इशू करनी है, मान लो मैंने तुमसे पैसा नहीं लिया और मैंने सर्विस कंप्लीट कर दी, तो 30 दिन के अंदर तो इनवॉइस इशू करनी ही करनी है। तो कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज के 30 दिनों के अंदर, या एक्चुअल पेमेंट जो दोनों में से पहले हो, या एक्चुअल पेमेंट जो दोनों में से पहले हो। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम आती है बैंकिंग कंपनियों के केस में, तो उनको छूट दी गई है, 30 दिन के बजाय हम उनको 45 दिन का बेनिफिट्स देते हैं, 30 डेज के बजाय हम उनको 45 डेज का बेनिफिट्स देते हैं। जो मैंने जहां पर 30 डेज बोला है, उसकी जगह हम 45 डेज लिख देंगे। अगर हम बैंकिंग कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो वहां पर हम 30 डेज के बजाय 45 डेज की बात करेंगे। अगर हम बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो वहाँ 30 डेज के बजाय 45 डेज की बात करें। यानी इनवॉइस आर रिक्वायर्ड टू बी इश्यूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, फ्रॉम विद इन अ 30 डेज। अब 30 डेज को हटाकर हम क्या लिख देंगे? 45 डेज। विद इन 45 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सच सर्विसेज और द एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड के, क्लियर, जो दोनों में से पहले हो। इनवॉइस कब इशू करेंगे? सर्विस कंप्लीट होने के 30 दिनों के अंदर, या पेमेंट लेने के 30 दिनों के अंदर, जो दोनों में से पहले हो। लेकिन अगर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का केस आता है, तो सर्विस कंप्लीट होने के 45 दिन के अंदर, या फिर पेमेंट लेने के 45 दिन के अंदर, जो दोनों में से बाद में हो, अच्छा पहले हो।
कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करते हैं। होता क्या है, कभी कभी हम आपको कंटिन्यूअस सप्लाई दिए जा रहे हैं, कंटिन्यूअस सप्लाई दिए जा रहे हैं, जैसे सर्विसेज हम कई महीनों से आपको दिए जा रहे हैं, दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो कहा गया इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज एवरी पर्सन प्रोवाइडिंग सच टैक्सेबल सर्विसेज शैल इश्यू एन इनवॉइस बिल और चालान एज द केस में बी विद इन 30 डेज। पार्ट में, जैसे ही एक सर्विस खत्म होगी उसके 30 दिनों के अंदर, दूसरी सर्विस खत्म हो उसके 30 दिनों के अंदर, तीसरी सर्विस खत्म हो उसके 30 दिनों के अंदर, बात खत्म। क्लियर है? बोलो भाई, अगर हम कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज देते हैं तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मैंने अभी आपको मना किया है। एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जिसके लिए मैंने मना किया हुआ है, लेकिन हल्का सा टॉपिक है, वो देख लेते हैं, बाद में तो डिस्कशन इस पर डिटेल में होगा। क्या है टॉपिक सर जी? पर्सन लाइबल टू पे टैक्स। सर्विस प्रोवाइडर या फिर सर्विस रिसीवर। ओके सर, ये तो आज आप ना बिल्कुल गलत बता रहे हैं। आज तक तो आपने बताया था सर्विस प्रोवाइडर, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, मैं आपसे सर्विस टैक्स लूंगा, गवर्नमेंट को सर्विस टैक्स दे दूंगा, बात खत्म। ये तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोल दिया था कि टुडे वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कशन अबाउट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हम दो चीज़ों से दूर हटे हैं आज, एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और दूसरा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उल्टा जो आदमी सर्विस रिसीव कर रहा है उससे मुझे सर्विस टैक्स लेने के बजाय वही सर्विस टैक्स का पेमेंट कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को कन्वीनियंट वही लग रहा है। गवर्नमेंट को कन्वीनियंट लग रहा है कि तुम मुझे सर्विस टैक्स दो, मैं गवर्नमेंट को दूं, भैया तुम ही दे दो डायरेक्ट। हो सकता है कि तुम मुझे दो फिर मैं गवर्नमेंट को दूं, तो गवर्नमेंट का बेटा तू किनारे हो जा, हम डायरेक्ट उससे ले लेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। नाम ही काफी है। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म दो तरीके से हो सकता है, या तो फुल यानी 100% सारा का सारा पैसा आप ही जाकर दे आओ गवर्नमेंट को, हम बीच में से हट जाते हैं, या पार्शियल, आधा आप दे दो 50% हम दे देते हैं, 60% आप दे दो 40% हम दे देते हैं, 40% आप दे दो 60% हम दे देते हैं। ये चार्ट बना हुआ है, टेंशन नहीं लेने का। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में तो हम आज बात नहीं कर रहे। उसके बारे में पूरी डिटेल है। चलें, रिटर्न्स कब भरते हैं, पेमेंट कब करते हैं? सुन लें, पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स अप्रैल का अगर हमने ई डिपॉजिट करना है तो 6 मई तक। अप्रैल का कब तक? और अगर फिजिकली जाकर बैंक को अगर हमें पेमेंट कर रहे हैं तो 5 मई। बोलो, बोलते क्यों नहीं? मई की बात करें तो 6 जून, अगर ई फॉर्म के थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली सबमिशन करते हैं पेमेंट। समझ में आ रहा होगा? बोलो, जून की बात बताओ ना। और अगर फरवरी की बात करें तो और अगर मार्च की बात करें, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है, सॉरी, हाँ, मार्च का 31 मार्च।
रिटर्न्स की बात करते हैं। ये तो है पेमेंट जो हम बैंक में जा कर के करते हैं, बैंक के थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली या जा कर के। क्लियर है? क्या टेक्निक है बाद में देखेंगे, इजीएस्ट सिस्टम है वो देख लेंगे क्या सिस्टम है। रिटर्न्स कैसे जमा करते हैं? मैंने बैंक में पैसा जमा किया, गवर्नमेंट के खाते में तो पैसा चला गया, लेकिन उसको ये नहीं मालूम पड़ा, गवर्नमेंट को सर्विस टैक्स को ये नहीं पता चला कि कितने रुपए पर कितना टैक्स मैंने पेमेंट किया है, मैंने सर्विसेज दी कितने की थी और मैंने पेमेंट दिया कितना। बोलो ना, इसके लिए हमको रिटर्न्स देना पड़ता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 6 महीना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 महीना। साल को हमने 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांट लिया। इसका रिटर्न्स जाएगा 25 अक्टूबर तक और इसका रिटर्न जाएगा 25 अप्रैल तक। इन 6 महीनों का रिटर्न जाएगा 25 अक्टूबर को एक साथ और इन 6 महीनों का रिटर्न जाएगा 25 अप्रैल को एक साथ। बोलो, ये रिटर्न्स की डेट हैं, ये पेमेंट की डेट्स हैं। नहीं समझ में आई बात? ये रिटर्न्स की डेट हैं, अरे बोलो ना पेमेंट की डेट है, और ये रिटर्न्स की डेट है। दिमाग कहाँ पे है? क्लियर है? रिटर्न्स का फॉर्म मैंने बता दिया है तुम लोग को, ST3। भुला तो न दोगे तुम? नेक्स्ट क्लास में ढंग से सुनना। ये चैप्टर हम लोग ने सर्विस टैक्स प्रोसीजर पूरा समराइज्ड फॉर्म में कर लिया। सुन लें, रजिस्ट्रेशन डिटेल में हो गया है। रजिस्ट्रेशन क्या हो गया? इन दोनों को हम लोगों ने समरी फॉर्मेट में कर लिया। इनके जो इश्यूज आएंगे किनके किनके? पेमेंट के और रिटर्न्स के, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर है? पक्का? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, पूछो भाई। नहीं पूछना? हाँ, पेमेंट तो हर महीने कर रहे हो ना। वो 6 महीने का डिटेल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि तुमने इन 6 महीनों में क्या क्या सर्विसेज दी, किस कैटेगरी की सर्विसेज दी, वो सर्विसेज किस कोड से रिलेटेड हैं, उनको आपको मेंशन करके देना पड़ेगा। आप एडवांस में भी पेमेंट कर सकते हो सर्विस टैक्स का, लेकिन आपको 15 दिन के अंदर बताना पड़ेगा सुपरिटेंडेंट को, देख लेटर दे करके मैंने एडवांस में पेमेंट कर दिया है सर्विस टैक्स का, बाद में जो भी सर्विस टैक्स लायबिलिटी बनेगी ना मैं डिडक्ट करता जाऊंगा, मैंने एडवांस पेमेंट कर दिया, कोई मनाही नहीं है एडवांस पेमेंट करने पर। पक्की बात है ना? ऐसा नॉर्मली लोग इसीलिए करते हैं ताकि उनकी लायबिलिटी ना बने। दैट्स इट। थैंक यू बच्चों।